सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बात करते हैं नए टॉपिक के साथ बीए और बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड है भारत का भूगोल यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में टॉपिक नंबर सेकंड है। पहला हम अध्ययन कर चुके हैं, उसमें 2 प्रश्न भारत के भौतिक प्रदेश व भारत के वन उनका अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो उसको वापस रिपीट करके उसको लिखो। जब तक लिखोगे, नक्शा नहीं बनाओगे तब तक समझ में नहीं आता। कई स्टूडेंट बोल रहे हैं सर उसमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे करो, उसको लिखो और नक्शा बनाओ, तब जाके इसके आगे चित्र जब जाके समझ में आएगा। देखो, भारत मृदा, भारत की मिट्टियां हैं उनपे हमेशा एक क्वेश्चन बन के आया है। प्रश्न नंबर 3 देखो, भारत के प्रमुख मृदा प्रकारों का संक्षिप्त में लेखा दीजिए। यानी भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है उनका संक्षिप्त में लेखा मांगा है। वह प्रायद्वीपीय पठार की मृदाओं का सविस्तार विवेचन कीजिए, अथवा जो प्रायद्वीपीय मृदाएं हैं, जो पठारी मृदाएं हैं, उनके विवेचना मांगिए। तो यहाँ पे मृदाओं का सविस्तार वर्णन करते हैं। तो देखो, भारत के अंदर क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आंसर में देखो कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, नई दिल्ली ने भारत की मिट्टियों को मृदाओं को 8 प्रकारों में बांटा। 8 प्रकारों में बांटा, जिसको बोल सकते हैं हम भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। इन्होंने मृदाओं को कितने प्रकारों में बांटा है? 8 प्रकारों में बांटा है। देखो वो कौन कौन सी है। पहली बात करें पहले प्रकार की, तो वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, इसको कांप मृदा भी बोलते हैं, कांप मृदा या जलोढ़ मृदा। 2 नंबर पे है काली मृदा। काली मृदा क्या इसको बोलते हैं? लावा वाली मृदा, लावा मृदा भी बोलते हैं। तीसरी है लाल मृदा, लाल व पीली मृदा भी बोलते हैं, पीली मृदा या लाल मृदा। फोर्थ है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। 5वीं है वो है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। 6ठी मृदा आती है, ये है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय भागों की जो मृदाएं होती है मरुस्थलीय मृदा यानी रेगिस्तान वाले भागों में। 7वीं मृदा है वो है लवणीय क्षारीय मृदा, लवणीय या क्षारीय मृदा। अगली है पीट या जैविक मृदा। 8 नंबर है पीट या जैविक मृदा। अब देखो विद्यार्थियों, अब यहाँ पे समझने की मेन बात है, पहले तो मृदा के जो प्रकार है, ये मृदा के प्रकार आपको ध्यान से देखने हैं। अब देखो यहाँ पे मृदा के प्रकार तो आपको याद नहीं करने रहेंगे। अब देखो मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं, दोबारा से बता देते हैं। पहली आती है भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारतीय जो मृदाएं हैं उनको 8 प्रकारों में विभाजित किया है। पहली मृदा है वो जलोढ़ मृदा है, जिसे कांप मृदा भी बोलते हैं। दूसरी है काली मृदा, इसे लावा मृदा भी बोलते हैं। तीसरी है लाल और पीली मृदा। अगली है लेटेराइट मृदा, फिर पर्वतीय मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है, लवणीय या क्षारीय मृदा तथा पीट या जैविक मृदा।
जो जीवाश्मों से निर्मित मृदा। तो ये हो गए मृदा के प्रकार। ठीक है, हम बात करते हैं मृदा के इनके प्रकारों का विस्तृत वर्णन करने की। तो देखो इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा इन मृदाओं को या तो स्क्रीनशॉट ले ले या आप लिख लो पहले। जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद करना मंजूर नहीं है। 7 दिन बाद में भूल जाओगे। क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया कोई पता नहीं रहेगा। क्या आपने याद किया कोई पता नहीं रहेगा। 7 दिन बाद में कौन सा टॉपिक कब पढ़ा था कब सुना था। आप इसमें एक नोट्स अपना तैयार करें और इनको साथ साथ में लिखे, तब जाके आपको याद हो पाएगा। ठीक है, तो पहले हम परिचय की बात करते हैं मृदाओं के बारे में। तो प्रत्येक देश है उसका आर्थिक जीवन में मृदा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का एक संसाधन है। जो भारतीय देश है कृषि प्रधान है और भारत की कम से कम 60 से अधिक आबादी है, यानी 70% लगभग आबादी कृषि कार्यों में संलग्न हो रही है। लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि कार्य करेंगे और उसके साथ में पशुपालन उसके ऊपर निर्भर रहेंगे, तो अन्य व्यवसाय में चलाते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात की जाए तो मृदा को हम परिभाषित के रूप में किस प्रकार से करेंगे। मृदा भूमि की वह परत है, मृदा भूमि की वह परत है जो चट्टानों के विखंडन और जीवाश्मों के सड़ने गलने से मिलकर बनती है। दोबारा देखो, मृदा भूमि की वह परत है जो चट्टानों के विखंडन से और विघटन से और जीवाश्मों के सड़ने गलने से मिलकर बनती है। इसमें पेड़ पौधे उगाने की क्षमता होती है। इसका निर्माण गुण चट्टान, जलवायु और वनस्पति पर निर्भर करता है। जलवायु और वनस्पति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की जलवायु है वहां पे और इस प्रकार की मृदा वहां पे पाई जाएगी। ये वहां की जलवायु पर निर्भर करता है मेन रूप से, और वहां पे है या नहीं है, अन्य कारक बोल देते हैं। हमारे देश में विशालता के आधार पर और भिन्न प्राकृतिक संरचना के कारण यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का पाया जाना स्वाभाविक है। यहाँ की जैव विविधता तथा यहाँ की जो सरासरी स्वभाव है वो हर जगह अलग अलग रूप में पाया जाता है। इसके कारण यहाँ पे जो मृदाएं पाई जाती है वो अलग अलग प्रकार की है, यानी चट्टानी जो क्षेत्र है वो अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। तो यहाँ पे मृदा भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार से पाई जाती है हर जगह। तो मृदा का वितरण की बात आती है कि किस जगह पे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो उस क्षेत्र से लेते हैं, मान लो पठारी क्षेत्र में अलग होगी, मैदानी क्षेत्रों की मृदा अलग होगी, समुद्री क्षेत्रों में मृदा अलग होगी। तो उनका एक एक का अध्ययन करते हैं। देखो किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है। तो पहली मृदा लेते हैं। अब मृदा क्या है? मृदा एक बहुत बहुमूल्य संसाधन है। इसकी प्रकृति है उर्वरता, शस्य उत्पादकता और कृषि उत्पादन के लिए निर्धारित करती है। यानी इस मृदा की उत्पादकता ही किसको निर्धारित करती है? कृषि में कितना उत्पादन होगा ये निर्धारित कौन करती है? मृदा की उत्पादकता, यानी उपजाऊ क्षमता कितनी है वो निर्भर करेगी किसके ऊपर? मृदा के गुणों के ऊपर, कि उसमें कितनी पोषक पदार्थों की मात्रा है या नहीं। अब देखो इसका, अब इनको मैं मिटा रहा हूं तो आपने लिख दिया होगा। पहले क्या लेते हैं? जलोढ़ या काप मृदा। जलोढ़ या काप मृदा, इसमें पहले मैं परिभाषा बता देता हूं। पहले मृदा की एक वैज्ञानिक दी थी, वो है वारसेंटर ने, जो वारसेंटर है उन्होंने परिभाषा दी थी। तो देखो मृदा महीन रूप से विभाजित शिला पदार्थ है जिसमें घुलनशील खनिज तत्व पाए जाते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये वारसेंटर नामक ने मृदा की परिभाषा दी है। दोबारा सुन लो, मृदा महीन रूप से विभाजित शिला विखंडन का वह पदार्थ है जो घुलनशील खनिज तत्व पाए जाते हैं इसमें, तथा यह पेड़ पौधों की उन्नति में सहायक है। आप देखो, प्रथम है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा या इसे काप मृदा भी
नदियों के द्वारा नहीं मिटी, उसको काव्य मृदा के नाम से, यानी जलोढ़, जल के साथ में आकर निकलने वाली मृदा जलोढ़ मृदा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग अलग अलग रूपों में अलग अलग दे रखा रहता है, तो लगभग ये 22% क्षेत्र, 22% क्षेत्र में बागवर इस मृदा का फैलाव है। भारत में इस मृदा के दो प्रमुख क्षेत्र है, भारत में दो क्षेत्र है। पहला है इस मृदा का क्षेत्र, वो है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। सेकंड है वो है तटवर्ती मैदान, यानी भारत के जो तटीय क्षेत्र वाला भाग है, अभी आपको नक्शे में बता दूंगा एक एक चीज, तटीय क्षेत्र वाला भाग है उसकी जो मृदाएं वहां पे पाई जाती है, तो ये इस मृदा के दो क्षेत्र है, तो वो देखो। अब इसमें बात करते हैं हम, इसके अलावा नदियों की घाटियों एवं डेल्टाई भागों में भी इस मिट्टी का जमाव मिलता है, यानी नदी का क्षेत्रों में और तथा डेल्टाई भागों में भी इस मृदा का जमाव मिलता है। यह मृदाएं देश के लगभग 14.25 लाख क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में फैली है, वर्ग किमी में फैली है, 14.25 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है। ये मृदाएं, इनका विस्तार देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में अपने सतलज नदी के पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक विस्तृत है, यानी पश्चिम में सतलज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, अरुणाचल प्रदेश के तक इस नदी में जो है वो इस मिट्टी का विस्तार है। इनके अलावा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि के डेल्टाई तथा डेल्टाई क्षेत्रों में इस मृदा का डेल्टा मृदा भी है। डेल्टाई क्षेत्रों में इसे डेल्टा मृदा कहते हैं, डेल्टा मृदा भी कहा जाता है, ये डेल्टाई जलोढ़ कहा जाता है, डेल्टाई मृदा, डेल्टाई जलोढ़ कहा जाता है, तो उन क्षेत्रों में पर्टिकुलर। अब इस डेल्टाई जलोढ़ को मिट्टी को है तीन भागों में बांटा जाता है। देखो वो तीन भाग कौन से, इसके क्षेत्र में दो हुए भाई, एक गाना पाई जाती है और इन दोनों क्षेत्रों में। इसके अलावा इस मृदा के तीन भाग है, वो तीन भाग कौन सी है? पहला तो क्या है, पुरातन, यानी बहुत पुरानी नदी, तो पहला क्या है, पुरातन जलोढ़ मृदा। दूसरी क्या है, नूतन जलोढ़ मृदा, नूतन जलोढ़ मृदा। तीसरा है वो है नूतनतम जलोढ़ मृदा। ये तीन प्रकार का है, पुरातन जलोढ़ मृदा, नूतन जलोढ़ मृदा और नूतनतम जलोढ़ मृदा। अब ये जो पुरातन जलोढ़ मृदा है ये कहां पे पाई जाती है, इसकी बात करें तो ये जो पुरातन जलोढ़ मृदा है ये बांगर प्रदेशों में पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में? बांगर प्रदेश में। बांगर प्रदेश में ये मिट्टी आपको अधिकतर मिलती है, और इस बांगर प्रदेश की आपको विशेषता मैंने भौतिक प्रदेशों में बताई थी। तो इस बांगर प्रदेश की विशेषता है कि जिन क्षेत्रों के अंदर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, यानी कभी कभी बाढ़ का पानी पहुंचता है, हमेशा बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, उन क्षेत्रों को बांगर प्रदेश के नाम से, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, यानी कभी कभी जाता है। इसके अलावा हो गई नूतन जलोढ़ मृदा। दूसरी जो सेकंड मृदा है वो है नूतन जलोढ़ मृदा।
प्रदेश क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। ये बाढ़ के पानी के साथ प्रतिवर्ष आती है। ये बाढ़ के पानी के साथ प्रतिवर्ष आती है। अब है जलोढ़ मृदा। ये तटीय मैदान, जो तटीय मैदान है, अब इसमें भी कौन कौन से हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा आदि क्षेत्रों में नूतनतम मृदा पाई जाती है। अब इन मृदाओं की विशेषता की बात करते हैं तो इन मृदाओं में एक पहली विशेषता है नमी अधिक समय तक रहती है। अधिक समय तक रहती है। पहली मृदा है इनमें नमी है वो बहुत अधिक समय तक रहती है। इन मृदाओं में सेकंड बात की जाए, मैं मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा या आपके पास 2-3 सेकंड का समय है, लिख लो। इन मृदाओं में ह्यूमस अधिक मिलता है। ह्यूमस अधिक मिलता है। ह्यूमस की बात की जाए तो मृदा का ऊपरी भाग, मृदा का ऊपरी परत जो जिसमें जीवाश्म पदार्थ होता है, जिसमें जीवाश्म पदार्थ पाया जाता है, यानी तो जो ऊपर वाली परत होती है उसे ही क्या कहते हैं, जो खाद वगैरह होता है ह्यूमस कहते हैं। ये बात हो गई इस मृदा की जो फसलों के लिए लाभदायक है। ये ह्यूमस क्या है? फसलों के लिए लाभदायक। ये मृदाएं स्थानांतरित प्रकार की मृदाएं हैं। स्थानांतरित प्रकार की मृदाएं हैं किस कारण, कैसे? स्थानांतरित प्रकार की मृदाएं ये है कि नदी के द्वारा मिट्टी लाई जाती है, फिर दूसरी साल में या 5 साल में जब बारिश होती है फिर वापस मिट्टी लाई जाती है, यानी बार बार से लेयर बनती है। इसके कारण ये मृदाएं उपजाऊ होती है, उपजाऊ प्रकार की होती है। तो यानी हर बार नई बार इस तरह से जमती जाती है, वैसे वैसे क्या हो जाता है, अलग अलग प्रकार की तह जम जाती है और मृदाएं क्या हो जाती है, उपजाऊ प्रकार की मृदा हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरी मृदा। तो सेकंड नंबर की मृदा है वो है काली मृदा। सेकंड है वो है काली मृदा या लावा मृदा। काली मृदा है या लावा मृदा। यह काली मृदा भी कहते हैं इसे, कपासी मृदा भी कहते हैं इसे। कपास की कृषि के लिए अति उत्तम होती है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। इसे रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। कपासी, रेगूर आदि मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इन मृदाओं में दक्षिणी भारत में लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुछ रूप में ये आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश तथा पश्चिमी कर्नाटक का उत्तरी भाग, उत्तरी गुजरात, आदि क्षेत्रों में, इनके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कोटा वगैरह, चित्तौड़ वगैरह, उधर भी कुछ रूप में, कुछ मात्रा में ये मृदाएं पाई जाती हैं। भारत में लगभग ये मृदाएं 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये मृदाएं, इनका विस्तार है। ये मृदाएं काफी उपजाऊ होती हैं, यानी इनकी विशेषता है उपजाऊ मृदाएं। उपजाऊ मृदा इसलिए होती है, इस मृदा की जो जल धारण करने की क्षमता है वो अत्यधिक है, यानी बहुत अच्छी मानी जाती है, तथा इस परत की जो ऊपरी परत है ये सूख जाने पर पपड़ियां वगैरह दरारें पड़ जाती है, इसमें हल्की हल्की दरारें पड़ जाएगी और पपड़ियां चटकन से उतर जाती है, तथा मृदा सिकुड़ने के कारण ये दरारें पड़ जाती है, इसमें लंबी लंबी दरार। इस मृदा का निर्माण लावा पदार्थ के विखंडन से हुआ है। इस मृदा का काला रंग किस कारण होता है? लोहा और एल्यूमीनियम की अधिक मात्रा होती है, इस कारण से इस मृदा का काला रंग होता है, यानी इसमें लोहा व एल्यूमीनियम, लोहा और एल्यूमीनियम का अंश ज्यादा होता है, इसलिए तथा इसमें जो मैग्नेटाइट यौगिक है उसकी ज्यादा उपस्थिति होने के कारण भी ये मृदा काला कलर होता है। इस मृदा में लोहा, मैग्नीशियम, तथा चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी इनकी जो मात्रा होती है। इनके अलावा इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है, जैविक पदार्थों की कमी होती है। वर्तमान में अगर इन मृदाओं में सिंचाई की सुविधा हमेशा निरंतर रहे, अगर सिंचाई की सुविधा निरंतर रहे तो इनके उत्पादन का कोई जवाब नहीं, यानी बहुत अच्छा उत्पादन देगी, सर्वाधिक उत्पादन देगी अगर इनमें सिंचाई की व्यवस्था हो जाए। अब बात करते हैं हम 3 नंबर की, लाल मृदा, लाल या पीली मृदा। तो हम तीसरी मृदा की बात करते हैं, वो है लाल व पीली मृदा। इस मृदा का निर्माण ग्रेनाइट आग्नेय सतह क्षेत्र से, इस मृदा का निर्माण ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों से हुआ है। इन मृदाओं का जो लाल कलर रंग है वो लोहे के ऑक्साइड का है। लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण, यानी जो लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तथा मुख्य रूप से जो ये है, ये संताल परगना, छोटा नागपुर, संताल परगना आदि क्षेत्रों में मृदाएं पाई जाती हैं। अब इन मृदाओं में बात की जाए, इन मृदाओं में क्या होता है, ये लाल और पीली मिट्टी है, इनमें सिंचाई की आवश्यकता होगी, सिंचाई की आवश्यकता होगी, यानी जरूरी है। इन मृदाओं ये बुरबुरी टाइप होती है, तो इन मृदाओं में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इनमें खाद के उपयोग से अब क्या करते हैं, इन मृदाओं में ये किस प्रकार की मृदाएं होती है, यानी एक साल उत्पादन ले लिया, फिर खाद वगैरह डालना पड़ता है, फिर दूसरे साल उत्पादन ले लिया, फिर खाद वगैरह डालना पड़ता है। यानी इन मृदाओं में प्रति वर्ष खाद से इनको रिचार्ज किया जाता है, यानी इनकी उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखने के लिए, बिल्कुल पैरेलल रखने के लिए खाद का इस्तेमाल किया जाता है। यानी तो उपजाऊ क्षमता बरकरार रखने के लिए खाद का इस्तेमाल किया, खाद का प्रयोग। वैसे तो सभी मृदाओं की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बरकरार रखने के लिए खाद या उर्वरक डाला जाता है, भले वो रासायनिक खाद हो, भले वो जैविक खाद हो, भले वर्मी कंपोस्ट खाद हो, भले गोबर की खाद हो, भले खल्ली की खाद हो, भले जो अपने हरा चारा होता है उसके अल्टीमेट द्वारा मिट्टी में दबा के उसकी खाद बनाई जाए, भले वो कोई सी भी खाद हो, तो वो जीवाश्म, इसका जो जीवाश्म पदार्थ है उसको संरक्षित रखने के लिए इस प्रकार की मृदाएं को उपचारित किया जाता है। अब देखो इस मृदा में मुख्य रूप से मोटे अनाज है, दलहन है एवं तिलहन की कृषि की जाती है। तो इसमें दलहन, तिलहन और मोटे अनाज आदि की कृषि की जाती है। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसके बाद में चौथी मृदा आती है, वो है लेटेराइट मृदा। जो फोर्थ मृदा है वो है लेटेराइट मृदा। देखो लेटेराइट मृदा, इस मिट्टी का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क मौसम के वैकल्पिक रूप में आने के कारण हुआ। इस मृदा का सामान्यतः यह मृदा उन स्थानों में पाई जाती है सामान्यतः जहां पे 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में लेटेराइट प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब यहाँ पे इस मृदा का एक कारण होता है वर्षा अधिक होने से मृदा का अपरचालन है, मृदा का जो ऊपरी क्षेत्र है वो धुल के चला जाता है। जो मृदा का ऊपरी जो ज्वालामुखी है या पानी से प्रसार से धुल जाता है तथा मृदाएं क्या हो जाती है, बेकार ऊपरी क्षेत्र उनका वो हो जाता है। तो मृदा में जो हुमस की मात्रा है वो धुल के और साफ होने चली जाती है। अपक्षालन हो जाता है, यानी ऊपर से कण मिट्टी के साथ पानी के साथ में बहकर चले जाते हैं, अपक्षालन। जिसके फलस्वरूप बालुएं धुलने के अंश रिस कर चले जाते हैं पानी के साथ में, एवं मृदा के रूप में लोहे और एल्यूमिनियम के जो यौगिक है वही भारी होने के कारण वही बचते हैं मृदा। यह मृदा मुख्य रूप से पूर्वी
घाट में पाई जाती है। यह मृदा मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? पूर्वी व पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाटों पर पाई जाती है, पहली बात। इसके अलावा उड़ीसा की पठारी क्षेत्र, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र तथा छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय का पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है। सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में, सबसे अधिक केरल राज्य में है। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार बताइए तो केरल तटीय क्षेत्र है उसमें है। इस मृदा में चूना, नाइट्रोजन, पोटास, हुमस की कमी होती है। इन 2-3 तत्वों की कमी होती है। चूने की कमी का कारण यह मृदा अम्लीय होती है। ये मेन है कि मृदा अम्लीय कब हो जाती है? जिन मृदाओं में चूने की कमी हो जाती है वो अम्लीय मृदा हो जाती है। तो इसमें जब चूने की कमी हो जाती है तो ये मृदाएं क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। चूने की कमी के कारण अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा हो जाती है। इन मृदाओं में चाय की खेती, इनके अलावा खूब कृषि, चाय की कृषि होती है अधिकतर यानी ज्यादातर। यह मृदा का कम उपजाऊ मृदाओं की श्रेणी में आती है। ये मृदा कम उपजाऊ की श्रेणी में आती है। अब इस मृदा के आगे लेते हैं 5 नंबर है और वो है अम्लीय और पर्वतीय या वनीय मृदा। 5 नंबर है पर्वतीय या वनीय मृदा। ये जो प्रायद्वीपीय प्रदेश की मृदाओं में आती है। अब इस देखो पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण ये पर्वतीय जो ढाल है उन क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है। इसके कारण इसके जो कण है वो मोटे होते हैं, यानी पर्वतीय ढालों पर होने से कणों की मोटाई बढ़ी तथा ये पतली परत के रूप में पाई जाती है। पतली परत के रूप में पाई जाती है। यानी एक बहुत बड़ी जैसे मोटी फैल नहीं होगी, एक पतली परत के रूप में पाई जाती है। मोटी नहीं होगी, एक पतली बिल्कुल सरफेस टाइप में होगी। ये मृदा, इस मृदा को जो है वो अपरिपक्व मृदा भी कहा जाता है। ये पूरी तरह से परिपक्व मृदा नहीं है। इस मृदा में जीवाश्म जो पदार्थ होते हैं उनकी अधिकता होती है। जीवाश्म पदार्थ की अधिकता होती है। जीवाश्म पदार्थों की अधिकता होती है तथा इस मृदा में जो जीवाश्म अपघटित होता है उसे हुमरिक जो अम्ल है वो बनता है। तो हुमस की मात्रा एवं मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। इस मृदा में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है तथा इसकी उर्वरा शक्ति भी कम पाई जाती है। इसकी जो उर्वरा उपजाऊपन क्षमता होती है वो भी थोड़ी कम पाई जाती है तथा इस मृदा में बागानी कृषि की जाती है। बागानी कृषि की जाती है।
बागानी कृषि के अलावा इसमें चावल की कृषि, तथा इस परत में पर्वतीय ढालों पे इसके कारण यहाँ पे सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। सीढ़ी नुमा घेर बनाकर कृषि पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतीय ढालों के ऊपर जो गिरिवन वाला क्षेत्र है, जैसे इस प्रकार देखो ये क्षेत्र है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये कृषि की जाती है पर्वतीय ढालों पर। ये पर्वतीय ढालों पर ये कृषि की जाती है तथा उपजाऊ मृदा वाली ढालों पर जो चरागाह है वो भी कम पाई जाती है। अब आती है मरुस्थलीय मृदा। छठी मृदा है वो है मरुस्थलीय मृदा या बलुई मृदा भी बोलते हैं। बलुई मृदा या मरुस्थलीय, यह मृदा मुख्य रूप से पश्चिमी सौराष्ट्र, जो अपना पश्चिमी महामरुस्थल तथा कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। इस मृदा में लोहा व फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ व इस मृदा में जो लोहा व फास्फोरस, लोहा व फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यानी अच्छे रूप में पाया जाता है अच्छी तरह से। लेकिन नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है, की कमी पाई जाती है। ये सारी गुणों वाली मृदा होती है, यानी इसका गुण क्या होता है? सारी गुणों वाली मृदा होती है। यह सोडियम रंध्र में होने के कारण पवनों द्वारा स्थानांतरित हो जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ये मृदा चली जाती है, यानी उनकी चली जाती है या इसके जो कण है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस मृदा में सिंचाई की सुविधा अगर अच्छी तरह हो तो इस मृदा में सिंचाई की सुविधा हो तो उत्पादन अच्छा हो जाएगा। अब सिंचाई की सुविधा होने पर उत्पादन अच्छा, उत्पादन उत्तम। अब देखो इसके कारण क्या है, जो इंदिरा गांधी नहर चलाई गई है बैराज बांध से, उसके कारण ही इन मृदाओं में जो हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में कृषि की बढ़ती हुई है, इसी कारण से, जो इंदिरा गांधी नहर के कारण ही तभी इसमें अच्छी फसल उत्पादन हो पाई है। यानी इंदिरा गांधी जो प्रेरणा है, इसी की प्रेरणा के आधार पर इस भूमि को लिया गया है, इसमें सिंचाई की दी जाए तो अच्छी पैदावार होगी। इस प्रकार मृदाओं में ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन वाली फसलें उत्पादन की जाती है। ठीक है, ये मृदा कंप्लीट हो। अब है लवणीय सारणी मृदा। अगली मृदा है लवणीय व क्षारीय मृदा। इस मृदा को रेड ऊसर या कलर के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा का विकास मुख्य क्षेत्रों में वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहां पे शुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी किन क्षेत्रों में हुआ है जहां पे शुष्क जलवायु पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु पाई जाती है उन क्षेत्रों में होती जाती है। इन मृदाओं में जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
क्योंकि इनमें इन जो मृदाओं में है वो लवण इकट्ठा हो जाता है और ऐसी स्थिति में इनको जो केशिकाकर्षण पद्धति है, जिनको केशिकाकर्षण पद्धति जिसको बोलते हैं, जैसे अपना जो दीपक होता है उसमें अंगीठी जलाते हैं, उसमें जलाने के बाद में वो ऊपर चढ़ के आता है, उसी कारण से ये केशिका पद्धति जिसको बोलते हैं, उसके कारण ये लवण जो लवण है वो ऊपर आता रहता है और इस मृदा को क्या करता है, लवणीय बना देता है, लवणीय क्षारीयता बना देता है। इस क्रिया द्वारा जो सोडियम एल्साइड मैग्नीशियम के लवण है वो मृदा के ऊपरी भाग में आ जाते हैं और निक्षेपित हो जाते हैं और मृदा में लवण काफी बह जाता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय नमकीन जो जल होता है वो समुद्र के चारों तरफ फैल जाता है और इस क्षेत्र में लवण की मात्रा वृद्धि हो जाती है। इन मृदाओं में नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। नाइट्रोजन व चूने की कमी। अब इन मृदाओं में जो सबसे ज्यादा फैलाव है वो है पंजाब, दक्षिणी पंजाब तथा दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, केरल तथा सुंदरवन डेल्टा तटीय क्षेत्रों में इन मृदाओं में नारियल के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। यानी तटीय क्षेत्रों में इन मृदाओं पर नारियल के वृक्ष, नारियल सबसे ज्यादा होता है तटीय क्षेत्र। अगली मृदा लेते हैं पीट। पीट या जैविक मृदा। दलदली क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ के जमा हो जाने से जैविक पदार्थों के अधिक जमा हो जाने से इस प्रकार की मृदा का निर्माण हो जाता है। यह मृदा काली और बारीक एवं काफी अम्लीय होती है। इस मृदा में केरल में तथा यह मृदा केरल, उत्तराखंड के अल्मोड़ा तथा सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है। डेल्टा क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अन्य डेल्टा क्षेत्रों में भी इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब भारतीय जो कृषि अनुसंधान ICAR ने इन मृदाओं के वर्गीकरण के आधार पर जो 8 प्रकार बांटे थे वो आपको कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके जो PDF नोट्स होंगे इनमें इन मृदाओं का डायग्राम बता दिया जाएगा। मैं डायग्राम से कुछ थोड़ा बहुत तो बता देता हूं आपको। भारतीय जो मृदाएं हैं वो भारतीय मृदाएं देखो, जो डेल्टाई क्षेत्र है वो इन क्षेत्रों में मिलता है, जो नदियों के द्वारा मिट्टियां वगैरह लाई जाती है। तटीय क्षेत्र वाला भाग है, इस भाग में जो केरल वगैरह है इस क्षेत्र में मिलती है, तथा पश्चिमी राजस्थान की जो ब्लू मिट्टी है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है, तथा झारखंड में काली मिट्टी है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये हो गई डेल्टाई क्षेत्र। तो इस नक्शे को आप बनाओगे, ये PDF नोट्स में आपको अच्छा सुंदर नक्शा और मिल जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।